हम्म, प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं टीएनए द्वारा 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है जो कि रिपीट होने की पूर्ण संभावना है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका टीएनए में 29 अप्रैल को, यदि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 29 अप्रैल को जिनका जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा और ये पूरे क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को आप एक बार पूरा ज़रूर देखें, और यदि हाँ आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग को ये बेनिफिट मिल सके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर है, कहता है कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद से नंबर 1 उत्पन्न होती है और इसे नंबर 2 बारहमासी नदी माना जाता है। तो नीचे दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द ऊपर दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द की जगह ले सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। शुरू और सर्वकालिक, यानी कि 1 नंबर में शुरू और 2 नंबर में सर्वकालिक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा, ठीक है। पूरे ऑप्शनों को आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, हम केवल यहाँ पर आंसर को टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि देशों में युद्ध और अकाल के कारण सैकड़ों लोग अन्य देशों में निष्क्रमण कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द क्या है, निष्क्रमण है। तो निष्क्रमण जो है इसमें से किस शब्द का अर्थ ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के अर्थ के समान है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, आप्रवासन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पूरे ऑप्शनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्किप करके, ठीक है। यहाँ पर हम केवल और केवल आंसर देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, और क्वेश्चन 3 है कि इन शब्दों में से किस में उपसर्ग नहीं है, ठीक है, उपसर्ग नहीं है। तो देखिए उपसर्ग जो है वो आपका शब्द के फर्स्ट में आता है, ठीक है। तो किस में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संख्या जो है इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 के बाद आता है 4, ठीक है। ये आपका 4 है, और इसका देखिए क्या आंसर होगा। कह रहा है कि मेरी माँ मुझे बाहर जाकर खेलने के लिए केवल रविवार को अनुमति देती है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि मेरी माँ मुझे बाहर जाकर खेलने के लिए केवल देखिए यहाँ केवल वर्ड रविवार को अनुमति देती है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द, तो रेखांकित शब्द क्या है आपका, केवल है। तो केवल शब्द जो है इसका आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका विशेषण होगा कि निर्धारक होगा कि पूर्वसर्ग होगा कि समुच्चय बोधक होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। निर्धारक शब्द जो है यही आपका केवल के स्थान ले सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नेक्स्ट 5 कहता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ क्वेश्चन आपका 5 क्या कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आंसर फाइंड आउट
करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सैनिक ने 5 लोगों को डूबने से बचाया, हालांकि उसके लिए यह मुश्किल था। ठीक है, सैनिक का वर्णन करने के लिए नीचे दिए गए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर सैनिक के लिए दृढ़ शब्द का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपका ये रहा, और 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 6 क्वेश्चन कहता है कि हर कोई जानना चाहता था कि शिलालेख इनमें से कौन सा शब्द बताता है कि हर कोई कैसा महसूस कर रहा, हर कोई कैसा महसूस कर रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिज्ञासु। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 क्वेश्चन का आंसर आपका जिज्ञासु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7। ये 7 क्वेश्चन रहा आपका। कह रहा है कि इनमें से कौन सी वर्तनीय सही है। ठीक है, इनमें से कौन वर्तनीय सही है, यानी कि कौन सा शब्द सही लिखा गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 8। ठीक है, और क्वेश्चन 8 से लेकर के 12 तक के जो भी आपका क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें कहता है कि नीचे दिए गए लेख को पढ़िए, यानी कि लेख मतलब कुछ पॉइंट बना करके लेख आपको दिया गया है। पहले तो उन लेखों को पढ़िए, इसके बाद करा है कि प्रश्न के उत्तर दीजिए। मतलब कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं 8 से 12 तक की क्वेश्चन बना करके। ठीक है, और इसमें से आपका एक एक पॉइंट बना करके प्रश्न को यहाँ पर दिया गया है। तो उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद उसका आंसर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में छोड़ करके जाइएगा नहीं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और इसी तरह का एग्ज़ाम में आपका टीएनए से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बने रहिएगा अंत तक। क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में शब्दों के अर्थों का मानचित्रण मतलब मेशिंग। नंबर 1 आपका पॉइंट है कि नए आंकड़े दर्शाते हैं कि भाषा मस्तिष्क के केवल एक हिस्से में ही नहीं रहती, बल्कि मस्तिष्क के कई अलग अलग हिस्से शब्दों के अर्थों को चुनते हैं, और ये हिस्सा मस्तिष्क की झुर्रीदार बाहरी सतह में हर तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था आपका। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट 2 कहता है कि उदाहरण के लिए मस्तिष्क का एक हिस्सा परिवार, घर और माँ जैसे शब्द पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह मस्तिष्क की दाईं तरफ कौन से दाईं तरफ ऊपर और पीछे की तरफ एक छोटा से मस्तूत टिश्यू खंड में मौजूद होता है, और एक नए जटिल नक्शे के उस हिस्से और कुछ अन्य हिस्सों को प्रकट किया है। यह नक्शा मस्तिष्क के ऐसे सैकड़ों हिस्सों का मानचित्र बनाता है जो कि शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब देखेंगे पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 ये रहा आपका। कहता है कि कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक तंत्रिका वैज्ञानिक यानी कि रसेल होल्ड्रेक्स मस्तिष्क की संरचना एवं उसके संचालन का अध्ययन करते हैं, और उनका कहना है कि यह नया विस्तृत नक्शा इस बात की ओर इशारा करता है कि लोगों को भाषा समझने का तरीका वैज्ञानिकों ने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा पसंदीदा है, और शब्दों को समझने में वैज्ञानिकों ने जितना अनुमान लगाया था उससे और भी कहीं ज़्यादा मस्तिष्क के हिस्सों का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि फोल्ट्रेक कहते हैं कि ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क किस प्रकार अर्थों का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बारे में
आपका हमें पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है, पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। कह रहा है कि जैक गैलेंट वक्सली स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक अभिकल्पनात्मक तंत्रिका वैज्ञानिक यानी कि कंप्यूटेशनल यूरोसाइटिस्ट है और वे इस नए अध्ययन के अन्वेषक भी है। वे लिखते हैं, वैज्ञानिक जानते थे कि विभिन्न अवधारणाएं मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में गतिविधि की शुरुआत करती है, लेकिन अधिकतर का मानना था कि मस्तिष्क के बड़े खंड अलग अलग अवधारणाओं को संभालते हैं। उदाहरण के लिए, दृष्टि से संबंधित अवधारणाओं के लिए कोई एक बड़ा हिस्सा और भावनाओं से संबंधित अवधारणाओं के लिए कोई अन्य और मस्तिष्क का ब्यौरा। बाएं गोलार्ध अथवा भाग भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4। अब आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 कहता है कि गैलेंट कहते हैं कि पहले अध्ययनों के केवल एक ही शब्द अथवा वाक्य को जांचा था और फिर उन्होंने मस्तिष्क में उनके अर्थ का प्रकट होते इस बात के केवल कुछ स्थूल अनुमान ही लगाए थे, और ऐसा है कि मानो गूगल मैप पर बिना झूम इन किए मार्ग आदि का विस्तृत दृश्य देखने की बजाय सीधा विश्व के देशों को देखना होता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 था। आगे देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 कहता है कि दो गैलेंट और उनकी टीम ने लगभग 60,000 से 80,000 मटर के दानों की साइज के सूक्ष्म दिमागी हिस्से की गतिविधियों का मानचित्र बनाया, और ये मस्तिष्क की बाहरी सतह, जिसे ट्रैकिस कहते हैं, में हर तरफ फैले हुए फंक्शनल मैग्नेटिक्स रेजोनेंस इमेजेंसी मशीनें के लिए यहाँ पर मशीनें के जरिए स्वयं सेवकों के मस्तिष्क को स्कैन किया गया, और ऐसे करते समय द मैथ रेडियो आवर इस कार्यक्रम में लगे अपनी निजी कहानियां प्रत्यक्ष श्रोताओं को सुनाते हैं कि कहानियों को सुनते रहे थे, और लोग को सचमुच ये प्रयोग बहुत पसंद है। तो गैलेट कहते हैं कि यह अध्ययन वाक्यों से अलग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ अन्वेषकों कार्यक्रम में लोग अपनी निजी कहानियाँ प्रत्यक्ष श्रोताओं को सुनाते हैं और कहानियों को सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर है कि लोग को सचमुच यह अध्ययन वाक्यों से अलग दिखाई दिया, क्योंकि अन्वेषक वास्तविक जीवन की जटिल कहानियों का इस्तेमाल किया। और उरी हेसन कहते हैं, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के तंत्रिका वैज्ञानिक हैं, और मस्तिष्क किस तरह विकास का काम करता है यह देखने में सचमुच अर्थपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। करा कि गैलेंट के टीम ने हर कहानी के 1 से 2 सेकंड के टुकड़ों में से अवधारणाओं को पहचानने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग किया, और प्रत्येक क्षण में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रकाशित होता है यह देखकर वे 985 कहानियाँ अवधारणाएं मस्तिष्क में किस जगह प्रकट होती है यह मानचित्र बना सके। और टीम ने पाया कि शब्दार्थों ने केवल मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में सक्रिय नहीं किया, और उन्होंने मस्तिष्क की पूरी बाहरी सतह पर फैली तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को सक्रिय किया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 8 देखेंगे। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि मस्तिष्क में अर्थ कहाँ प्रकाशित होते रहे थे,
और इसका मानचित्र बनाने के बाद अन्वेषक यह समझ पाए कि प्रत्येक शब्द किस जगह प्रकट होता है। प्रायः एक ही शब्द एक से अधिक स्थानों को प्रकट करने लगा और जैसे टॉप शब्द मस्तिष्क में परिधान संबंधित शब्दों के क्षेत्र में प्रकट होने लगा और साथ साथ यह संख्याओं एवं मापन संबंधित क्षेत्रों में भी प्रकट हुआ। इसके बाद पॉइंट नंबर हम लोग देखेंगे 9। कहता है पॉइंट नंबर 9 कहता है कि 7 अध्ययन सहभागियों के मस्तिष्क मानचित्र ब्रेन मैप आश्चर्यजनक ढंग से समान दिखे और यह उनके समान जीवन अनुभवों के कारण हो सकता है। गैलेंट कहते हैं कि सातों व्यक्ति पाश्चात्य समाज में बड़े हुए और स्कूल गए और उनका कहना है और इतने कम लोग में अन्वेषक कोई लैंगिक भेदों को नहीं पकड़ सकते हैं। आदर्श रूप में वे यह प्रयोग 50 अथवा 100 व्यक्तियों के साथ दोबारा करना चाहेंगे। ठीक है। इसके बाद आखिरी पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 10 करा कि अभी के लिए गैलेंट आशा करते हैं कि यह मानचित्र अन्य वैज्ञानिक के एक संसाधन हो सकता है और एक दिन यह अध्ययन व्यक्तियों के अकथित विचारों को शब्दों को समझने में मदद कर सकता है और जिन्होंने एमियोट्रिफिकल लैटरल एलर्सिसिस जो लुई गेरियस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है अथवा अन्य स्थितियों को जो लोगों को संप्रेषक करने पर रोकती है और यह उन व्यक्तियों के लिए सहायक साबित हो सकता है। तो गैलेंट कहते हैं लेकिन यह मानचित्र पहेली का मात्र एक टुकड़ा है और अन्वेषक को दिमागी गतिविधियों को मापने के लिए ऐसे उपकरण की भी आवश्यकता है जो कि हल्का हो और जैसी आजकल की MRI मशीनें होती है। ठीक है। तो ये था आपका एक पॉइंट। ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा वाक्य इस लेख के मुख्य विचार को दर्शाता है। ठीक है। तो पॉइंट बिंदु जो है था उसको पढ़े हम लोग। तो उसमें आपका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा वाक्य इस लेख के मुख्य विचार को दर्शाता है। तो मुख्य विचार जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बी राइट होगा क्योंकि सूचना पर प्रक्रमण प्रोसेसिंग मस्तिष्क के कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे मस्तिष्क में फैला हुआ है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपका और क्वेश्चन 9 है कि लेख के अनुसार इस नए अध्ययन की क्या सीमाएं है। तो यहाँ पर 3 बातें आपको कही गई है कि दिमागी गतिविधियों को मापने के लिए एक हल्के उपकरण की आवश्यकता है। दूसरा नंबर है कि सभी सहभागियों के जीवन अनुभव समान थे और तीसरा है आपका कि केवल 7 सहभागी ही थे। तो क्वेश्चन आपका 9 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। मतलब आपका 1, 2 और 3 तीनों क्या है, तीनों कथन आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10। क्वेश्चन 10 कहता है कि इनमें से कौन सा विकल्प इस लेख के ध्वनि मतलब टोन को सबसे अच्छी तरह प्रकट करता है। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विकल्प कौन सा विकल्प लेख के ध्वनि, ठीक है, लेख के ध्वनि को सबसे अच्छी तरह प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 11। ठीक है। 11 क्वेश्चन कहता है कि प्रायः एक ही शब्द एक से अधिक स्थानों पर प्रकट हुआ, उपरोक्त घटना का संभावित कारण क्या हो सकता है।
ठीक है, कि एक ही शब्द जो है से बार बार एक ही कथन में आपका रिपीट हुआ, तो इसका आखिर घटना के संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मस्तिष्क पूर्ण प्राप्ति में आसानी के लिए कई स्थानों पर प्रति संग्रहित करता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12। क्वेश्चन 12 ये रहा आपका, कहता है कि गैलेंट अपने प्रयोग से लिंक आधारित कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल पाए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे से क्वेश्चनों को और ऑप्शन को, हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी राइट होगा। इस अध्ययन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या इतनी कम थी कि यह अर्थपूर्ण लग सके।